मंच पर बैठे हुए आम आदमी, नीचे बैठे हुए आम आदमी, आम औरतें, आम माएँ, आम बहनें, आम भाइयों, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसका इंटरनेट के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और कई देशों के लोग भी, हमारे एनआरआईज जो बाहर दूसरे देशों में भारत के लोग रह रहे हैं, वो भी इसको देख रहे हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 1.5 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। 1.5-2 साल से अन्ना जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला। लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे, करोड़ों लोगों का समर्थन था। क्या मांग रहे थे लोग? लोगों की एक ही मांग थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास कर दो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जो जन लोकपाल कानून पास कर दो। यही तो मांग रहे थे हम लोग, और क्या मांग रहे थे? आज अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको जेल जाने का कोई चांस ही नहीं है। कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश के अंदर जेल किसी को नहीं होती, बेल हो जाती है सब लोगों को। तो हमारा ये कहना था कि एक जन लोकपाल कानून पास करो जिसमें मोटी मोटी 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात कि अगर कोई इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करे तो 6 महीने में उसकी जांच पूरी होनी चाहिए, अगले 1 साल में मुकदमा पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर उसको जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात, आप लोग दफ्तरों के अंदर काम कराने जाते हो, पैसे मांगते हैं हमसे, मांगते नहीं मांगते? कोई भी काम कराना हो पैसे मांगते हैं हमसे। हमने इस कानून में लिखा था कि हर काम की समय सीमा तय करो, ये काम कितने दिन में होगा, ये काम कितने दिन में होगा, और कौन अफसर करेगा। वो अफसर उतने दिन में काम ना करे तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस अफसर की तनख्वाह काटे और आपको मुआवजे के रूप में दिया जाए और आपका काम 30 दिन के अंदर कराया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर था, मैं इनकी मानसिकता समझता हूं। 2 अफसरों की तनख्वाह कट गई, ये सारे सीधे हो जाएंगे। अब इनकी नौकरी भी पक्की, तरक्की भी पक्की, सब कुछ पक्का है, बंगला भी पक्का, गाड़ी भी पक्की, सब कुछ पक्का है, इसलिए डर ही नहीं लगता इनके। जनता को तो ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये मांग रही थी देश की जनता, 1.5 साल से ये मांग रहे थे भाई जन लोकपाल कानून पास कर दो जिसमें ये 2 बातें होनी चाहिए। सरकार ने धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा दिया। इन सारी पार्टियों ने मिलकर धोखा दिया। हर काम करके देख लिया, इनसे 10 बार मिले हम लोग, हर पार्टी के पास जाके गिड़गिड़ाए कि जी देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे दो, कोई पार्टी नहीं मांगी, धोखे पे धोखा देते रहे। अब ये एक लोकपाल बिल लेके आए, आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, लोकपाल बिल। कहने सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार दूर करना चाहती है, मनमोहन सिंह जी भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं। इस कानून में क्या लिखा है? जो कानून अब मनमोहन सिंह लेके आए हैं, उस कानून में लिखा है एक लोकपाल बनाया जाएगा। उस लोकपाल के पास लाल बत्ती की गाड़ी होगी, एयर कंडीशनड दफ्तर होगा, बड़ा बंगला होगा, लेकिन जांच करने की पावर नहीं होगी, जांच नहीं कर सकता वो। मेरे ख्याल से दुनिया में पहली बार एक ऐसा लोकपाल बन रहा है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें तो लेगा, शिकायतों पे जांच नहीं कर सकता, जांच करने की पावर नहीं है उसमें। जांच करने के लिए ये सीबीआई को भेजेगा और सीबीआई सरकार के कंट्रोल में। सीबीआई को नहीं छोड़ना चाहते ये, सीबीआई सरकार के कंट्रोल में। हमने कहा जी एक काम कर दो, बस सीबीआई को छोड़ दो अपने चंगुल से, बाकी सारा भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। सीबीआई नहीं छोड़ना चाहते। कई लोग ये कह रहे हैं भाई हो तो रहा है, कुछ हो जाने दो, थोड़ा सा एक कदम ही आगे बढ़ रहे हैं, एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अरे देश लुट गया भ्रष्टाचार की वजह से और तुम कह रहे हो कुछ तो हो रहा है। अभी तो सब कुछ करने की जरूरत है, भ्रष्टाचार को देश से मिटाने की जरूरत है। और ये एक कदम आगे नहीं हो रहा, ये 2 कदम पीछे जा रहा है। मैं बताता हूं 2 कदम पीछे कैसे जा रहा है। इन्होंने इस कानून के जरिए भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पूरा काम कर रखा है। इस कानून में लिखा है कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया तो सरकार उसको बचाने के लिए मुफ्त में वकील देगी। अभी तक नहीं था, अब सरकार कलमाडी को मुफ्त में वकील देगी, राजा को मुफ्त में वकील देगी,
कनिमोई को मुफ्त में वकील देगी। इन सारे लोगों को सरकार, इतना दिल में दर्द है इनके मन में भ्रष्टाचारियों के लिए, तकलीफ ना हो जाए इनको कुछ। शर्म करो थोड़ी सी। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अगर किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी तो उसको शो कॉज नोटिस देके पूछा जाएगा, सर जी आपके खिलाफ एफआईआर क्यों ना दर्ज की जाए, सारा सबूत दिखा दिया जाएगा। मैं इनकम टैक्स में काम करता था, हम रेड मारने जाया करते थे। अब इस कानून में लिखा है कि भ्रष्टाचारियों के यहाँ रेड मारने के पहले उससे पूछा जाएगा आपके यहाँ रेड क्यों ना मारी जाए। इस कानून में लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे सेक्शन भी पढ़ के, कानून का कीड़ा हूं मैं, बहुत कानून पढ़े हुए। इस कानून में लिखा, तो आप खुद बताओ, रेड मारने, उससे पूछोगे भी रेड क्यों ना मारी जाए, वो छोड़ेगा कुछ अपने घर में सामान? वो कहेगा जी आ जाओ, परसों आ जाना, तब तक 24 घंटे का टाइम दे दो, सब ठीक कर दूंगा। ये लोकपाल कानून ला रही है सोनिया गांधी, ये लोकपाल कानून, और इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए। अभी इनकी सिलेक्ट कमेटी बनी थी, उसमें सारी पार्टियां शामिल थी, सारी पार्टियों ने अनुमोदन कर दिया, भाई बहुत अच्छा लोकपाल आ रहा है, बहुत अच्छा लोकपाल। ये लोकपाल ला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा। हम जानबूझ के, हम नेता नहीं है, हम आम आदमी है, हम राजनीति में नहीं आना चाहते थे, हमें नहीं आती राजनीति करनी। लेकिन जब ये देखा कि देश लुट रहा है, 3 बार अन्ना ने अनशन किया, 1 बार मैंने अनशन किया, 10 दिन तक भूखे रहे, लेकिन उन्होंने लोकपाल कानून पास नहीं किया। अब और कोई चारा नहीं बचा था राजनीति में आने के सिवा। ये साफ हो गया था कि जब तक इन सारी पार्टियों को उखाड़ के फेंका नहीं जाएगा, तब तक ये लोग भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्त करेंगे। और अब राजनीति में आए हैं तो हम इनको चुनौती देते हैं, अगला चुनाव जो है वो आंदोलन होने वाला है, वो चुनाव नहीं होगा, अगला चुनाव क्रांति होगी। दिल्ली का चुनाव क्रांति होगी, लोकसभा का चुनाव क्रांति होगी। हर बार तुमने देखा केवल चेहरे बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं। अगली बार पार्टियां नहीं बदलेंगी, चेहरे नहीं बदलेंगे, इस देश की व्यवस्था बदलेगी। और ऐसी व्यवस्था है इस देश के अंदर कि अगर कोई चोर भी आके बैठ जाए तो वो चोरी ना कर सके। व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग राजनीति को साफ करने के लिए आए हैं। जब तक राजनीति साफ नहीं होगी, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। एक आम व्यक्ति का इस देश के अंदर जीना मुश्किल हो गया। कल मैं नजफगढ़ गया था, नजफगढ़ के कई गांवों में गया, घर घर जा रहा था। कई औरतों ने मुझे बताया कि जी हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चे पालने मुश्किल हो गए। बताओ है कि नहीं ठीक बात? इतनी महंगाई हो रही है कि बच्चे पालने, कहते रोज दाम बढ़ा देते हैं, रोज कहते हैं भाई डीजल हर महीने बढ़ेगा, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, अब कह रहे रेल का किराया दोबारा, अभी 10 दिन पहले बढ़ाया था रेल का किराया, अब कह रहे दोबारा बढ़ाएंगे। 10 दिन में क्या होगा? बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम, हर चीज महंगी कर रखी है। क्यों महंगी कर रखी है इन लोगों ने हर चीज? आज मैं उसका खुलासा करने के लिए आया हूं कि इन्होंने हर चीज महंगी क्यों कर रखी है। सबसे पहले बिजली से शुरू करते हैं। बिजली से दुखी हो? सारे दुखी हैं। बिजली के बिल से दुखी, बिजली के बिल से दुखी। बिजली के बिल क्यों बढ़ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें। 2002 तक सरकारी महकमे में होती थी बिजली, इन्होंने 2002 में प्राइवेटाइज करी। क्यों प्राइवेटाइज करी? कहते थे 55% दिल्ली में बिजली की चोरी हो रही है, 55% चोरी हो रही है, तो अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो चोरी कम होगी, और अगर चोरी कम हुई तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी और उससे बिजली के दाम हम कम करेंगे। 2010 के अंदर उसके चेयरमैन थे बरजिंदर सिंह। बरजिंदर सिंह बड़े ईमानदार आदमी थे। 2010 में उन्होंने सारी बिजली कंपनियों के रिकॉर्ड देखे, इनके सारे बही खाते मंगाए और उन्होंने देखे ये बिजली कंपनियां कह रही थी हमें बड़ा घाटा हो रहा है, बिजली के दाम बढ़ाओ। तो जब उन्होंने खाते देखे तो उनको पता चला घाटा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इन्होंने सारे अपने बही खातों के अंदर चोरी कर रखी है, झूठे लिख रखे हैं। तो उन्होंने अपना ऑर्डर बनाया, उन्होंने लिखा कि मैंने इनके खाते ऑडिट करे और इन बिजली कंपनियों को 3,577 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 3,577, मेरे पास ऑर्डर भी है, ऑर्डर लेके आए हम आपको दिखाने, वो फाइलें लाए हो भाई, पढ़ा है आप लोगों ने? 3,005, उन्होंने बिजली कंपनियों ने कहा जी हमारे 630 करोड़ का नुकसान हुआ है, बिजली के दाम बढ़ाओ। बरजिंदर सिंह बोले नहीं, बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, बिजली के दाम घटेंगे इस बार। 2010 में उन्होंने ऑर्डर बनाया
कि दिल्ली में इन बिजली कंपनियों का 3,577 करोड़ का फायदा हुआ है, इसीलिए दिल्ली में बिजली के दाम 23% घटने चाहिए, घटने का ऑर्डर बनाया। उन्होंने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा, ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास, बहुत मोटी मोटी फाइलें, मैं लाया था दिखाने के लिए, वो शायद गाड़ी में रह गई हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं तो इस साल बिजली के दाम घटा रहा हूं, लेकिन आने वाले 5 सालों तक बिजली के दाम और भी घटेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इन बिजली कंपनियों का मुनाफा और भी बढ़ने वाला है। ये यहां तक लिखा उन्होंने। लेकिन 5 मई 2010 की सुबह ये ऑर्डर पास होने वाला था। ये सारी बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी शीला दीक्षित के पास गई और शीला दीक्षित ने 4 मई 2010 की शाम को बरजिंदर सिंह को चिट्ठी लिख के कहा कि आप ये ऑर्डर पास नहीं करोगे। ये शीला दीक्षित ने जो चिट्ठी लिखी थी उसकी कॉपी है। मैं झूठ नहीं बोलता, कागजों के बेसिस पे काम करता हूं। ये शीला दीक्षित ने जो चिट्ठी लिखी थी, शीला दीक्षित ने इस चिट्ठी में लिखा है कि जब तक मैं आपको ना कहूं आप अपना ऑर्डर पास नहीं करोगे। क्यों भाई? शीला दीक्षित को क्या तकलीफ थी? वोट तो हमसे लिया था। अगर दिल्ली में बिजली के दाम कम हो रहे हैं तो उसको तो खुश होना चाहिए था शीला दीक्षित। उसको क्या तकलीफ हुई? तो कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे इन कंपनियों से। मैंने एक मीटिंग में कह दिया भाई पैसे लिए होंगे, तो उसके सेक्रेटरी ने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया। कहते हैं दलाल कहते हो शीला दीक्षित को। मैंने कहा वो तो है। ये सारे टीवी कैमरे देख रहे हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे वहां पे। 20 मार्च को कोर्ट ने बुलाया है मेरे को कि आपने शीला दीक्षित की मानहानि की है। मैं तो वहां जाके कहूंगा मैंने की है और मैं करता रहूंगा। अगर तुम बिजली के दाम दिल्ली के अंदर बढ़ाओगे तो सारी दिल्ली की जनता आपकी मानहानि करेगी। तो 4 मई को उन्होंने ये ऑर्डर रोक दिया। 5 मई को ऑर्डर पास होने वाला था सुबह, और 4 मई की शाम को उन्होंने चिट्ठी लिख के और उनको कहा कि तुम ऑर्डर पास नहीं करोगे कंपनियों के और ये बिजली के दाम नहीं बढ़ाओगे। तो प्रशांत भूषण जो आम आदमी पार्टी के वकील हैं, उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा किया। 1 साल के बाद हम लोग मुकदमा जीत गए। उस ऑर्डर की भी कॉपी है। और हाई कोर्ट ने कहा डीआरसी को, शीला दीक्षित को कहा कि आपकी पावर नहीं है, आगे से आप ये करने की जरूरत मत करना, आप इनको ऑर्डर पास करने से नहीं रोक सकते। लेकिन हमारी किस्मत खराब थी, बरजिंदर सिंह जी रिटायर हो गए तब तक, और बरजिंदर सिंह की जगह शीला दीक्षित ने अपने आदमी को लाके बिठा दिया, दिवाकर सुधाकर को। उसके बाद शीला दीक्षित को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कर रहा है वो सुधाकर कर रहा है। सुधाकर ने आते ही, आप खुद सोचो, 1 साल पहले बरजिंदर सिंह ने कहा इन कंपनियों का 3,577 करोड़ का प्रॉफिट है। सुधाकर ने आते ही 1 साल के बाद कहा इन कंपनियों का बहुत नुकसान हो रहा है। और पहले साल में 2011 में उन्होंने आपका 22% बिजली का बिल बढ़ा दिया, और 2012 में उन्होंने 32% बिजली का बिल बढ़ा दिया। और मैंने सारी कैलकुलेशन करी थी, इसके हिसाब से आज जितना बिल आपको देना चाहिए उसका दुगना बिल आप दे रहे हो। हैं जी। और फिर अभी 3% परसों बढ़ाया था, और अभी मई के महीने में कह रहे दोबारा बढ़ाने जा रहे हैं बिजली का बिल। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये क्या हेरा फेरी कर रहे हैं इन अकाउंट्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। ये सुधाकर जी के सामने जो इन्होंने रिकॉर्ड रखे हैं, ये कंपनियां जानबूझ के अपनी आमदनी कम दिखा रही हैं और जानबूझ के अपना घाटा ज्यादा दिखा रही हैं। कैसे? इन्होंने, कंपनियों ने अपने कागजों में लिख रखा है कि दिल्ली जल बोर्ड से हमको, दिल्ली जल बोर्ड में 0 बिजली की खपत होती है, और दिल्ली जल बोर्ड में 0 कनेक्टेड लोड है, और दिल्ली जल बोर्ड से हमें 0 आमदनी होती है। दिल्ली जल बोर्ड में बिजली की खपत नहीं होती है। सारे इनके बड़े बड़े पंप चलते हैं, ट्रांसफार्मर चलते हैं, इनके बड़े बड़े दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हमने दिल्ली जल बोर्ड के खाते निकलवाए तो दिल्ली जल बोर्ड कहता है हमने तो 360 करोड़ रुपए दिए हैं बिजली कंपनियों को। हमने दिल्ली जल बोर्ड से भी निकलवा लिए। दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं हमने 360 करोड़ रुपए दिए, बिजली कंपनी कहती है हमको तो एक भी पैसा नहीं मिला। तो पैसा गया कहाँ? इसका मतलब ये कंपनियों ने सारा पैसा बाहर की बाहर ले लिया, अपने खातों में नहीं दिखाया वो पैसा। समझ रहे हैं? जो अकाउंट समझते हैं, 2 नंबर का पैसा ले लिया वो सारा का सारा, अंडरग्राउंड हो गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट
जो लोग मेरे पे विश्वास ना करें, ये सारे कागज हैं मेरे पास, दिल्ली जल बोर्ड के भी, और ये सारे कागज लेके आया हूं मैं पक्के। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी ये लोग कहते हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक भी पैसे की, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोई बिजली की खपत नहीं हुई। जल बोर्ड का पैसा भी 2 नंबर में ले लिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पैसा भी 2 नंबर में ले लिया। ये तो इतना ही है। उसके बाद पिछली साल इनकी चेकिंग करवाई गई, तो चेकिंग में पता चला कि दिल्ली के अंदर जितने उपभोक्ता हैं उसमें से 10% उपभोक्ताओं का इन्होंने जीरो बिल दिखा रखा है। तो जब उनके उपभोक्ताओं से जाके पूछा गया तो बोले हमने तो बिजली का बिल दिया था जी। तो वो कहां गया? इन्होंने वो भी 2 नंबर में ले लिया। दिल्ली के 10% उपभोक्ताओं का बिल 2 नंबर में ले रहे हैं, ये अपने अकाउंट्स में नहीं दिखा रहे कंपनी वाले। ये सारा बिल अगर अकाउंट्स में दिखा दे तो इनका फायदा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट हो रहा है, इसकी वजह से हमारे दिल्ली के बिजली के बिल कम होने चाहिए, लेकिन बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। समझ में आया? कोई मुश्किल बात तो नहीं करी मैंने। 10%। दूसरा एक मजे की बात, जब तक बरजिंदर सिंह थे, बरजिंदर सिंह के टाइम में दिल्ली में इन कंपनियों का लॉस कम होता जा रहा था, बिजली की चोरी कम होती जा रही थी। जैसे ही बरजिंदर सिंह जी गए, सुधाकर आए, अचानक इन कंपनियों ने दिखाना चालू किया इनका लॉस बढ़ता जा रहा है। उसके भी मैं कागज लेके आया हूं। ये है, इसमें लिखा है अलकनंदा में बरजिंदर सिंह जी के टाइम में 1% तक लॉस आ गया था, बिजली की चोरी 1% तक हो गई थी। सुधाकर जी के टाइम में ये बढ़ के 9% हो गई है चोरी। तो सुधाकर जी को कहना चाहिए था भाई चोरी तुम्हारी बढ़ रही है तो तुम भुगतो, जनता क्यों भुगतेगी? हौस खास के अंदर 0% लॉस आ गया था, बढ़ के 11% हो गया लॉस। नेहरू प्लेस के अंदर 3% लॉस था, बढ़ के 10% लॉस हो गया। हर एक दिल्ली के इलाके के अंदर ये कंपनियां दिखा रही हैं। जैसे ही बरजिंदर सिंह जी गए, शीला दीक्षित ने सुधाकर को लाया और सुधाकर जी के टाइम में ये कंपनियां लॉस ही लॉस दिखा रही हैं और कह रही है जी हमारे को तो बिजली के बिल बढ़ाओ, हमारे को तो पैसा चाहिए। ये सारा फर्जी है। फिर एक और बड़े मजे की बात, ये कंपनियां एक और तरीके से लॉस बढ़ा रही हैं। इन्होंने अपनी एक और कंपनी बनानी, रिलायंस वालों ने, अंबानी ने, अनिल अंबानी ने, रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड। उस कंपनी को ये महंगे में बिजली देते हैं और सस्ते में खरीदते हैं। नहीं, सस्ते में देते हैं और महंगे में खरीदते हैं। समझ गए बात? अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी को सस्ते में बेची और महंगे में खरीद ली। इससे इन्होंने 50 करोड़ रुपए का नुकसान कैलकुलेट कर लिया। आज सस्ते में बेच दी, कल महंगे में खरीद ली, आज सस्ते में बेच दी, कल महंगे में खरीद ली। ये 50 करोड़ का नुकसान इन्होंने इस तरह से कर रखा है। ये बिजली का घोटाला है दिल्ली का। अब आते हैं पानी के ऊपर। दिल्ली में 2004 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में माना जाता है 45 किलोलीटर पानी महीने में इस्तेमाल होता है। 74 रुपए महीने का बिल आता था 2004 में, महीने का 74 रुपए का। आज बिल 1355 रुपए का, 1350 रुपए का बिल आता है महीने का। 18 गुना बिजली का, पानी का बिल बढ़ गया। 9 साल के अंदर 18 गुना पानी का बिल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? भ्रष्टाचार की वजह से बढ़ गया। 9 साल में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए का। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको भ्रष्टाचार का, किस बेशर्मी के साथ ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सोनिया विहार के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा, पता है सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? सोनिया विहार में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया एक फ्रांस की कंपनी ने, डेग्रेमोंट ने। वही कंपनी उस प्लांट को चला रही है। उस कंपनी को 90 MGD पानी रोज देते हैं। MGD मतलब मिलियन गैलन पर डे। आप लीटर मान लो, किलोलीटर मान लो, 90 लीटर मान लो, 90 लीटर पानी रोज देते हैं ये कच्चा पानी सफाई करने के लिए। तो अगर 90 लीटर पानी सफाई करने के लिए देते हैं तो आपके हिसाब से साफ होके कितना निकलना चाहिए? 90, 85, 80 इतना ही निकलना चाहिए। वहां से साफ होके 140 लीटर पानी निकलता है। ये तो चमत्कार हो गया। ये शीला दीक्षित के ही राज में हो सकता है चमत्कार। 90 लीटर पानी दिया और साफ होके 140 निकल गया। ये कागज है हमारे पास सारे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सूचना के अधिकार में निकलवाए हमने कागज सारे।
अभी कल मैंने ये पोल खोली थी तो आज अखबार में जल बोर्ड ने कहा अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मेरे पास सारे बिलों की कॉपी है, 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे बिल जनता के सामने रखेंगे। तो ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि 90 लीटर पानी दिया और 140 लीटर बना? क्यों दिखा रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो कंपनी 140 लीटर के बिल बना के भेज रही है और फर्जी पेमेंट कर रहे हैं, फर्जी पेमेंट कर रहे हैं। उस कंपनी को 140 लीटर की पेमेंट कर रहे हैं। और हद तो और हो गई, फिर कहते हैं भाई हमने तो इस इलाके में 140 लीटर पानी भेजा था, बाकी सारा पानी चोरी हो गया, बाकी सारा पानी लीक हो गया, तो वहां पे पाइपलाइन बदलने का ठेका दे दिया। वो पाइपलाइन बदलने का ठेका भी इसी कंपनी को दे दिया। ये चोरी हो रही है दिल्ली के अंदर, इसलिए पानी के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए पानी के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बिजली कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही हैं, पानी की कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही हैं और शीला दीक्षित सीधे सीधे इसके अंदर शामिल है। गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए। पानी का निजीकरण, ये सारा निजीकरण ही है जी। ये निजीकरण, और ये चाहे जो मर्जी करण कर लो, चाहे सरकारीकरण कर लो चाहे निजीकरण कर लो, पैसा तो इन्होंने दोनों तरफ से कमाना है। गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? गैस के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जितने तेल के गैस के कुएं थे, और इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल हैं, ये बड़ी मजे की बात है। जितने गैस के कुएं थे देश के, वो सारे गैस के कुएं इन्होंने, भाजपा सरकार ने 2000 में मुकेश अंबानी को दे दिए। और मुकेश अंबानी तब से भारत सरकार को बार बार दादागिरी करता है, पैसे खिला देता है और गैस के दाम बढ़वा लेता है, पैसे खिला देता है, गैस के दाम बढ़वा लेता है, इसलिए गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो 2010 के अंदर जयपाल रेड्डी तेल मंत्री बने, तो फिर से मुकेश अंबानी ने कहा भाई गैस के दाम बढ़ाओ, तो जयपाल रेड्डी ने कहा भाई अब इस बार अगर गैस के दाम बढ़ा दिए तो जनता भुगत नहीं पाएगी, हाहाकार मच जाएगी। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? मुकेश अंबानी का लाइसेंस कैंसिल। मुकेश अंबानी ने गैस की प्रोडक्शन कम कर दी, तो मुकेश अंबानी का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था। सरकार ने क्या किया? जयपाल रेड्डी को हटा दिया, जयपाल रेड्डी को मंत्री से हटा दिया, मोइली को नया मंत्री बनाया है। और अब मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरे अंदर सरकार में बहुत दोस्त हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक मोइली साहब गैस के दाम आने वाले 3-4 महीनों में दुगने करने वाले हैं। तो आज आपको 9 सिलेंडर 430 रुपए प्रति सिलेंडर मिलते हैं। 410 411 रुपए में 411 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से 9 सिलेंडर मिलते हैं, और 10वां सिलेंडर आपको 900 रुपए का मिलता है। अब ये 3-4 महीने में इन्होंने डबल कर दिया, तो आपको 9 सिलेंडर 900 रुपए के मिलेंगे प्रति सिलेंडर, और 10वां सिलेंडर 1800 रुपए का मिलेगा। ये होने वाला है, तैयार हो जाओ सारे के सारे। और बिजली कंपनियों की एक और सुनो, ये बलबीर सिंह जी आए हुए हैं। ये बिजली कंपनियां 35,000 कर्मचारियों को इन्होंने ठेके पे रख रखा है, 35,000 लेबर को ठेके पे रख रखा है। उन सारे कर्मचारियों को, गरीब आदमी है, झुग्गी में रहते हैं ये बेचारे लेबर, इनसे 9,000 रुपए के ऊपर अंगूठा लगवाते हैं और 3,000 रुपए महीने का देते हैं। तो अनिल अंबानी ने बिजली महंगी कर रखी है दिल्ली में, मुकेश अंबानी ने गैस महंगी कर रखी है, और भाजपा और कांग्रेस वाले दोनों इनसे पैसे खा के चुप बैठे हैं। ये सारा पैसा जाता कहाँ है? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का कहाँ जाता है? इनका पैसा स्विस बैंकों में जाता है। स्विस बैंक है कि नहीं इनके? सच्ची है कि झूठी है? आज मैं इनके स्विस बैंकों के खातों के नंबर लेके आया हूं। इसके अनिल अंबानी के और मुकेश अंबानी के स्विस बैंकों के खातों के नंबर, पेन पेपर हो तो नोट कर लेना सारे के सारे। एक नंबर है 5090160983, 5090160983। दूसरा नंबर है 5090160984। ये इन दोनों भाइयों के स्विस बैंकों के खाते हैं। मेरे को कैसे पता चला? मेरे को इस तरह से पता चला, मैंने बताया मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मेरे दोस्त अंदर काम करते हैं, मैंने फाइलें देखी हैं।
मैंने फाइलें देखी है, फाइलों के बेसिस पे बोल रहा हूं मैं। नहीं, नाम नहीं ले रहा मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा। मैंने फाइलें देखी हैं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये सारे टीवी चैनल वाले कर रहे हैं। मैं मुकेश अंबानी को चुनौती दे रहा हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर दो। अगर मानहानि का केस करता है वो, तो मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा कि इनकम टैक्स की सारी फाइलें मंगवा लो और उसमें देख लो। हार जाएगा मुकेश अंबानी। मैंने 9 नवंबर को इसके स्विस बैंकों के खाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे, सारे मीडिया ने चलाया था। मेरे खिलाफ तो मानहानि का नोटिस नहीं भेजा, सारे टीवी चैनलों को मुकेश अंबानी ने मानहानि का नोटिस भेज दिया कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चलाई तुमने। अरे हिम्मत है तो मेरे को भेजो ना मानहानि का नोटिस। इनको क्यों डराते हो? इन्होंने तो धंधा करना है, बेचारों ने अपने टीवी चैनल चलाने हैं। मेरे को भेजो अगर हिम्मत है तो, लड़ते हैं लड़ाई। लेकिन अब मुद्दा उठता है कि करना क्या है। सारा सर वो तो बोला, अब फिर से बोल सकते हैं। वो कह रहे कांग्रेस के दामाद के ऊपर बोलिए। सबको पता है उसने चोरी कर रखी है, किसानों की जमीनें छीनी है। 50 लाख से 50 लाख रुपए थे उसके पास, और 50 लाख रुपए से 3 साल के अंदर 300 करोड़ रुपए हो गए उसके पास। लेकिन अब मेन मुद्दा ये उठता है कि करना क्या है। भुगतते रहें, ये लोग इसी तरह से चूसते रहेंगे। अभी बिजली के दाम और बढ़ जाएंगे, गैस के दाम बढ़ जाएंगे, रेल का दाम बढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 2-3 साल के अंदर आपका जीना हराम हो जाएगा। सलमान खुर्शीद, बहुत सारे हैं बोलने के लिए, लेकिन आज मेन मुद्दा है महंगाई। आज मेन मुद्दा है कि जिए कैसे, जीना मुश्किल हो रहा है। बिजली, पानी, गैस, महंगाई, उसके ऊपर बोल रहे हैं हम। तो अब करना क्या है, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं कि करें क्या। ये असली मुद्दा है कि करें क्या। चुनावों में तो हराएंगे इनको, चुनाव में तो हारना ही चाहिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों को हारना चाहिए चुनावों के अंदर। कौन कौन है जो बीजेपी के समर्थक हैं? कई सारे हाथ उठे हुए हैं। कौन कौन है जो कांग्रेस के समर्थक हैं? अभी मैं यहाँ पे कई सारे भाई मेरे को बता रहे थे जी हम कट्टर कांग्रेसी हैं। मेरी आपसे केवल एक ही गुजारिश है, आज आपके सामने धर्म संकट है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ देश है। आज आपको दोनों के अंदर से एक को चूज करना पड़ेगा। देश को चूज करोगे कि कांग्रेस को चूज करोगे? आज आपको चूज करना पड़ेगा, बीजेपी को चूज करोगे कि देश को चूज करोगे। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर इस देश को लूटा है। और मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कहने आया, मैं आपको ये कतई नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो, देश के साथ जुड़ो। मैं आपको देश के साथ जोड़ने के लिए आया हूं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी देशभक्ति का नाम है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देश के लिए सेवा करने का नाम है। लेकिन अभी तो नवंबर में चुनाव है, नवंबर तक हम चुप रहेंगे क्या? मेरा एक सुझाव है, मैंने कई जगह दिया, क्या हम नवंबर तक बिजली और पानी के बिल देना बंद कर सकते हैं? वो कह रहे कनेक्शन काट देंगे, जोड़ लेना दोबारा, जेल में डाल देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। डरी हुई है सारी दिल्ली की जनता, डरी हुई है सारी जनता। और जिस देश की जनता डरी हुई हो उस देश को कोई नहीं बचा सकता। जिस देश की सारी कौम डरी हुई हो उस देश को कोई नहीं बचा सकता। डरे हुए हम लोग, लाठी मारेंगे तो लाठी खाएंगे, जेल ले जाएंगे तो जेल जाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे तो पेनल्टी भुगतेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे तो इंटरेस्ट भुगतेंगे।
जिस दिन हमारे अंदर इतनी ताकत आ गई, जिस दिन सारी दिल्ली की जनता खड़ी हो गई, अनिल अंबानी को और शीला दीक्षित को दिल्ली छोड़ के भागनी पड़ जाएगी। हमने एक सर्वे करवाया था दिल्ली के अंदर कि भाई बिजली सत्याग्रह चल रहा है, बिजली के बिल ना दो, पानी के बिल ना दो, क्या आप इससे सहमत हैं? 99% लोगों ने टिक मार्क किया कि जी सहमत तो है, लेकिन डर लगता है बिजली काट जाएंगे। तो एक मैं ये कह रहा हूं, अगर बिजली काट के चले जाएं तो मेरे को बुलाना ना, मैं आके आपकी बिजली जोड़ दूंगा। जेल मैं जाऊंगा, फोटो खींच लूंगा कि मैंने बिजली जोड़ी, और फोटो खींच के पुलिस वालों को दे दूंगा, भाई इनको परेशान मत करना, मेरे को जेल भेज देना। मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन जो पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा वो तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। पैसा पेड़ पे तो लगता नहीं है। तो इस बारे में मैं बहुत सोच रहा हूं, आप भी सोचिएगा। दिल्ली की जनता को इनके खिलाफ खड़ा कैसे किया जाए, ये जंग है, और जंग परसों से शुरू हो चुकी है, जब से हमने दिल्ली के अंदर बिजली का ये घोटाला पर्दाफाश किया। ये हमें सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता को, जिस दिन दिल्ली की आधी जनता खड़ी हो गई, जिस दिन दिल्ली की आधी जनता ने यह तय कर लिया कि हम बिजली और पानी के बिल नहीं दे सकते, देंगे, उस दिन दिल्ली के पानी के बिल और बिजली के बिल, पानी के रेट और बिजली के बिल जनता तय करेगी, फिर शीला दीक्षित तय नहीं करेगी। साथियों, ये सारा पूरा का पूरा आंदोलन, जो पूरा आंदोलन इतना बड़ा देश के अंदर बना, ये आंदोलन हमारे किए से नहीं हुआ। ये आंदोलन इसलिए इतना बड़ा बना, लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतर के आए। आज आप इतने सारे लोग आए हो, हमारे पास तो पैसा नहीं था, कोई ट्रकों में भर भर के तो लाए नहीं थे हम लोग, नहीं लाए थे ना हम किसी को ट्रक, सब अपनी अपनी मर्जी से आए हैं, सब अपने अपने पैसे खर्च करके आए हैं। कल नजफगढ़ के अंदर रैली हुई थी, एक बहुत बड़ी, पूरा मैदान भरा हुआ था नजफगढ़ में, जबरदस्त रैली हुई थी, इतने लोग आए थे, हम किसी को नहीं लेके आए। और वहीं पे एक हफ्ता पहले बीजेपी की रैली हुई थी, वो ट्रकों में भर भर के लाए, फिर भी आधा मैदान था वहां पे, हमारा पूरा मैदान भरा हुआ था, वो किराए पे लेके आए थे। और हम तो लोगों को लाते नहीं है, लोग अपने पैसे से आते हैं, और हम यहाँ चादर फैला के उनसे और पैसे ले लेते हैं। लोग समय भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, और हम सब लोगों को मिलकर लड़नी है। ये जो इतनी भीड़ हो रही है, मेरे को ये लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, ये हमारी वजह से नहीं है, ऊपर कोई शक्ति बैठी है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। भगवान इस आंदोलन का संचालन कर रहा है। मुझे लगता है इस बार भारत बदलेगा। अब ये ऐसा नहीं रहेगा। हम सुना करते थे भारत सोने की चिड़िया होता था, सुनते थे हम लोग, ये भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा। मैं 1.5-2 साल के अंदर उस क्रांति को देख रहा हूं, जहां जा रहा हूं वही एक पागलपन है जनता के अंदर, जनता खड़ी हो गई है। और अगली बार अगला चुनाव जो है वो धर्म युद्ध होगा। एक तरफ इस देश के सारे नेता खड़े होंगे, एक तरफ इस देश की सारी पार्टियां खड़ी होंगी। ये लोग कह रहे हैं ना अगले चुनाव में मोदी और राहुल, मोदी और राहुल, ये मोदी और राहुल की लड़ाई नहीं होने वाली। ये लड़ाई होगी, एक तरफ इस देश के सारे नेता खड़े होंगे, एक तरफ इस देश की सारी पार्टियां खड़ी होंगी, और दूसरी तरफ इस देश की जनता खड़ी होगी, आम आदमी खड़ा होगा दूसरी तरफ। अगला चुनाव इस देश की जनता और नेताओं के बीच में होगा। तो साथियों, कई लोग ये कहते हैं हमसे, ये मीडिया वाले भी पूछते हैं, आप तो केवल भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप तो केवल भ्रष्टाचार, दूसरे मुद्दों पे आपको क्या कहना है? मैंने कहा दूसरे मुद्दों की भी बाद में बात कर लेंगे। एक पार्टी, हमारे पास तो भ्रष्टाचार की दवाई है। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो 5 साल के अंदर इस देश से भ्रष्टाचार का सफाया कर सकते हैं, उसकी दवाई है। मैंने कहा यह क्या कम है? अगर इस देश से भ्रष्टाचार ही दूर हो जाए तो बाकी सारे मुद्दे ठीक हो जाएंगे। कहते हैं आपको शिक्षा पे क्या कहना है? मैंने कहा जी भ्रष्टाचार है इसलिए शिक्षा खराब है। कहते हैं आपको स्वास्थ्य पे क्या कहना है? मैंने कहा जी भ्रष्टाचार है इसलिए स्वास्थ्य खराब है, सरकारी अस्पताल खराब है। आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्या कहना है? मैंने कहा जी भ्रष्टाचार है इसलिए सारी इकोनॉमी खराब हुई पड़ी है देश की। अरे भ्रष्टाचार तो हर चीज की जड़ में है, और हमारे पास भ्रष्टाचार की दवाई है, बाकी चीजों पे बाद में बात कर लेंगे। अगर एक पार्टी इस देश से भ्रष्टाचार दूर करती है तो क्या छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार ही दूर हो जाए इस देश से। लेकिन ये हमारे से नहीं होएगा, इस लड़ाई के अंदर आप सब लोगों को आना पड़ेगा। कहते हैं आप राजनीति कर रहे हो,
ये कई लोग कहते हैं अब तो आप चुनाव में आने वाले हो, राजनीति कर रहे हो। अरविंद ने तो राजनीति करनी चालू कर दी। हम तो कह रहे हैं हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। शीला दीक्षित अंबानी की राजनीति करती है, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। शीला दीक्षित भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, हम ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं। हम इनको सिखाएंगे राजनीति क्या होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने भी राजनीति की थी, चाचा नेहरू ने भी चुनाव लड़ा था, बाबा साहब अंबेडकर ने भी चुनाव लड़ा था, सरदार पटेल ने भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी राजनीति करी थी। राजनीति बड़ा पवित्र शब्द होता है, इन लोगों ने राजनीति के शब्द को ही खराब करके छोड़ दिया। उन दिनों में जब कोई राजनीति करने जाता था तो हर माँ कहती थी मेरा बेटा देश की सेवा करने जा रहा है, त्याग करने जा रहा है। राजनीति त्याग होता था उन दिनों में। आज अगर कोई राजनीति करने जाता है तो कहता है सत्ता का लालची है, लोभी है। इस राजनीति को बदलना है हम लोगों को, राजनीति को साफ करना। कितने लोग यहाँ पे हैं जो कहेंगे मेरा बेटा नेता बने? कोई नहीं कहता। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई राजनीति में अपने बच्चों को नहीं कहते। कीचड़ है, हम इस कीचड़ को साफ करने के लिए इस कीचड़ के अंदर गए हैं। तो साथियों, अंत में केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई हमारे अकेले से नहीं होगी, हम बहुत छोटे लोग हैं। ये लड़ाई तो शुरू हुई, हम बहुत छोटे लोग हैं। ये मेरी और आपकी और इस देश के सब लोगों की लड़ाई है। आपका समय भी चाहिए और आपका पैसा भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये लोग कहते हैं इलेक्शन कैसे लड़ोगे, इलेक्शन कैसे लड़ोगे। इलेक्शन ये चादर फैला फैला के हम लोगों से भीख मांग मांग के इलेक्शन लड़ेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, एक महिला जब अपने बच्चों का पेट काट के हमें 10 रुपए देगी, वो ज्यादा बरपेगा तुम्हारे 10 करोड़ रुपए से। तुम्हारा 10 करोड़ जो बेईमानी का पैसा है, उससे ज्यादा एक महिला का 10 रुपए हमारे लिए बरपेगा। तो हमें आपका टाइम चाहिए, हमें आपका पैसा चाहिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि जो जो लोग अपना समय दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, फुल टाइम, मेरी तो पहली विनती ये है कि 10 महीने की बात है, जो जो लोग 10 महीने के लिए अपनी दुकान बंद कर सकते हैं, दुकान बंद कर दो, देश के लिए कूद जाओ। इससे बड़ी देशभक्ति से ज्यादा बड़ी भगवान की भक्ति नहीं होती है। मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, देशभक्ति से बड़ी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति करोगे तो इससे बड़ी भगवान की सेवा वही है, देश की सेवा। तो जो जो लोग अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, जो जो लोग अपनी दुकान बंद कर सकते हैं, 10 महीने के लिए कर दो, फुल टाइम इस लड़ाई की, इस दूसरी आजादी की लड़ाई में कूद जाओ। तो कल सुबह 11 बजे गोपाल भाई वहां पे मिलेंगे। ये एड्रेस है, एड्रेस नोट कर लीजिए, C9 ईस्ट ज्योति नगर, लोनी रोड, शाहदरा। C9, कोई लिख नहीं रहा, इसका मतलब कोई नहीं आने वाला कल। यहीं पे है स्वर्णकार धर्मशाला, स्वर्णकार धर्मशाला में ही कह रहे हैं, स्वर्ण धर्मशाला में ही होगा। जो जो लोग समय देना चाहते हैं, कल गोपाल भाई सुबह 11 बजे मिलेंगे। इनके साथ बैठ के आप लोग यहाँ का प्लान बनाओ कि किस तरह से हम लोग समय दे सकते हैं। और दूसरी चीज, ये गुल्लक है, इस पे लिखा है देश बचाने के लिए आम आदमी कोष। ये पीछे, ये काउंटर कहाँ लगे हुए हैं हमारे? पीछे लगे हुए हैं काउंटर, वो पीछे काउंटर लगे हुए हैं। ये एक एक गुल्लक ले जाना और रोज धर्म के नाम पे भगवान का नाम लेके देश के लिए इसके अंदर पैसे डाल देना। चाहे 10 पैसे डालना, 20 पैसे डालना, 1 रुपये डालना, 5 रुपये डालना, 10 रुपये डालना, जो मर्जी डालना। इसी पैसे से इलेक्शन लड़ा जाएगा। वो कह रहे इलेक्शन कैसे लड़ोगे? इस गुल्लक से इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग। ये पीछे से गुल्लक खरीद के ले जाना और इसी पैसे से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ये गुल्लक कितने की है भाई? ये 20 या 30 रुपए की है जी, पीछे 30 रुपए की है, 20 रुपए की है, वो बता देंगे, पीछे बता देंगे काउंटर है। और एक हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, तो पता चला जनता कह रही है भाई बीजेपी और कांग्रेस से तो बहुत दुखी हैं, पर ये बेचारे 4 आदमी क्या कर लेंगे। ये हैं तो बड़े अच्छे, बड़े ईमानदार। एक हमारे बारे में ये छवि है कि ये हैं तो बड़े ईमानदार और बड़ी हिम्मत भी है इन लोगों में। मुकेश अंबानी से भी नहीं डरते, रॉबर्ट वाड्रा से भी नहीं डरते। लेकिन ये 4 आदमी क्या करेंगे? आप लोगों को बताना पड़ेगा। अब ये 4 नहीं, ये 40 लाख लोग हो गए हैं दिल्ली के अंदर। तो आज से जो जो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं और इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो एक ये बोर्ड और लेके जाना। इस बोर्ड पे लिखा है कि देश को बचाने के लिए हमारा परिवार देगा आम आदमी पार्टी का साथ। अपने गेट के ऊपर लगा लेना,
अपने दरवाजे पे लगा लेना, तो इन सारे कांग्रेसी और भाजपा वालों की नींद हराम हो जाएगी। अगर 1000 लोगों के घरों के ऊपर ये बोर्ड लग गए रोहतास नगर में, कौन कौन लेके जाएगा इस बोर्ड को? सब लोगों को जाने से पहले वहां पे पीछे ये बोर्ड बिक रहा है, ये बोर्ड लेके जाना और अपने अपने घरों के ऊपर लगा लेना, और जिन जिन साथियों ने कांग्रेस का बोर्ड लगा रखा है वो कांग्रेस का बोर्ड उखाड़ के और इसको लगा लेना। और अंत में हम लोग 3 शपथ लेंगे। पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में किस किस का नाम नहीं है, जरा हाथ खड़े करो। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। इनके पिताजी की जगह इनकी मिसेस का नाम डाल दिया उन्होंने, इसको ठीक करा लेना। जिन जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको अपना अगले 1 महीने के अंदर वोटर लिस्ट में नाम डलवाना है। डलवाओगे? बिना वोटर लिस्ट में नाम डलवाए ये सारी कवायद ये बेकार हो जाएगी। सब लोगों को अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाना है। तो अभी हम 2-3 शपथ लेंगे, इसमें मैं एक एक बात बोलूंगा। वो तो वही बताएंगे जी, जब आम आदमी पार्टी आएगी तो मंथली कर देगी उसको। वो कह रहे हैं मंथली क्यों नहीं आते, 2 महीने का क्यों आता है? अभी तो ये बिल कम हो जाए यही बहुत है, चाहे 2 महीने का आ जाए 1 महीने का आ जाए, नहीं जो डबल आ रहे हैं बिल। मैं एक एक बात बोलूंगा, जो बात आपको सूट ना करे वो ना बोलना। हो सकता है जो शपथ मैं खिलाना चाहता हूं वो कुछ कड़ी हो। पहली शपथ थोड़ी कड़ी है, जो लोग वो शपथ ना ले सके मत लेना, लेकिन जो शपथ ले वो पूरे ईमानदारी के साथ लेना। अपने परिवार वालों का या अपने देवता को मन में रख के वो शपथ लेना। मैं शपथ लेता हूं, मैं पहले बता देता हूं कि क्या है। पहली शपथ ये है कि मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं ना रिश्वत दूंगा और ना रिश्वत लूंगा। आज हमारे देश के अंदर व्यवस्था बहुत खराब है, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको अपने कामकाज में रिश्वत देनी जबरदस्ती पड़ती हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ईमानदारी से जीना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती देनी पड़ती है रिश्वत। मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयां सप्लाई करता है। कहता है सुबह से उठ के रात तक मैं उनको रिश्वत ही रिश्वत देता रहता हूं। जिस अस्पताल में जाता हूं कहता है दवाइयां नहीं चाहिए, बिल दे दो, आधे तुम रख लेना आधे हम रख लेना। वो हमारी पार्टी को चंदा देता है। क्यों चंदा देता है? वो कहता है मैं इसलिए चंदा देता हूं क्योंकि मेरे को उल्टी आती है, मैं ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूं, मैं बिल नहीं देना चाहता, मैं दवाइयां देना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ रही है। तो जिन जिन लोगों को ये शपथ लेनी मुश्किल हो वो मत बोलना, जिन जिन लोगों के लिए आसान हो वो मेरे साथ बोलना। मैं शपथ लेता हूं कि मैं ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। दूसरी शपथ यह है कि मैं शपथ लेता हूं कि अगले चुनाव में वोट डालने जरूर जाऊंगा। यह तो सबको लेनी पड़ेगी। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अगले चुनाव में वोट डालने जरूर जाऊंगा। कई लोग चुप बैठे हैं, इस पे भी तकलीफ है लगता है। इस बार सबको बोलना, मेरे को दिखाई दे रहा है सबके मुंह बंद है। मैं शपथ लेता हूं कि अगले चुनाव में वोट डालने जरूर जाऊंगा। तीसरी शपथ कि मैं शपथ लेता हूं कि अगले चुनाव में दारू लेके या पैसे लेके वोट नहीं डालूंगा। यह भी सबको लेनी पड़ेगी, इसमें भी माफी नहीं है। जिस जिसके मुंह बंद मिलेंगे मैं शपथ लेता हूं कि अगले चुनाव में दारू लेके या पैसा लेके या और कोई प्रलोभन लेके वोट नहीं डालूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज से वोट डालूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अगले चुनाव में दारू लेके या पैसा लेके या कोई और प्रलोभन लेके वोट नहीं डालूंगा।
मैं अपनी आत्मा की आवाज से वोट डालूंगा। अंत में एक छोटा सा गीत है, 4 लाइनें हैं, मैं गाता अच्छा नहीं हूं लेकिन इसके भाव अच्छे हैं। सब हम ईमानदार आदमी बनेंगे, इस देश को बचाना है और मुझे लगता है इस देश को केवल आम आदमी बचा सकता है। इस देश को अब ये लोग नहीं बचा सकते। लुट गया पूरा का पूरा देश, सब कुछ लुट गया। मैं अभी किसी से बात 2 मिनट बैठ जाइए, बस जाइए मत, 4 मिनट और लेंगे आपके। जस्टिस हेगड़े हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे बढ़िया आयरन ओर कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और गोवा के अंदर मिलता है। इन्होंने नेताओं ने सारा गोवा का आयरन ओर खाली कर दिया और सारा बेल्लाडाली का और बेल्लारी का आयरन ओर खाली कर दिया, सारा चोरी कर लिया इन रेड्डी ब्रदर्स, और सारा चोरी करके इन्होंने चाइना भेज दिया। अभी जो पैसा आप लोगों से मिला है 26,615 रुपए का डोनेशन आया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहाड़ बेच दिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने शिवनाथ नदी बेच दी, जमीनें लूट रहे हैं ये सारे आम लोगों के से, जमीन बेच दी, जंगल बेच दिए, नदियां बेच दी, पहाड़ बेच दिए, कोयला बेच दिया, आयरन ओर बेच दिया, थोरियम बेच दिया। थोड़े दिन के अंदर ये राष्ट्रपति भवन और संसद और बेच देंगे, उसकी और बोली लगने वाली है। तो देश लुट रहा है साथियों, इसको केवल आम आदमी बचा सकता है। हमारी पार्टी का पैगाम क्या है, हम क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर इंसान का इंसान के साथ भाईचारा होना चाहिए, प्रेम और मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। यही इस गाने के अंदर है। मैं 2 मिनट में 2 लाइनें बोलना चाहता हूं, मैं गाता अच्छा नहीं हूं, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जाग गया भाई, जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, जीतेगा भाई, जीतेगा,